तो इकोनॉमिक प्रोफाइल तो हम लोग देख चुके। अब जरा इस तराई बेल्ट की सोशल प्रोफाइल देखते हैं, क्योंकि मुद्दे इसी समाज के अंदर से निकलते हैं। आप राजनीति को समझने की कोशिश करें या किसी भी समस्या को समझने की कोशिश करें, समाज और अर्थव्यवस्था ही नए मुद्दों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो सोशल प्रोफाइल को हम लोग दो भागों में हम लोगों ने कल बांट लिया था। एक तो वेस्ट तराई जोन जो था वो देखेंगे, कहां से, पीलीभीत से लेकर सहारनपुर। और दूसरा ईस्ट तराई जोन है जो लखीमपुर से लेकर कहां तक है, कुशीनगर। तो पहला फोकस हम सोशल प्रोफाइल में क्या करेंगे, वेस्ट तराई जोन का लेंगे कि वेस्ट तराई जोन की सोशल प्रोफाइल क्या है। ये इलाका जो सहारनपुर से लेकर पीलीभीत तक है, ये भारत का मिनी इंडिया कहा जाता है। यानी आप भारत को बाहर घूम घूम के देखें, उससे अच्छा है एक जगह जाएं तो आपको लगभग लगभग नॉर्थ इंडिया तो पूरा दिख जाएगा। कैसे कह रहे हैं, एक कम्युनिटी के रूप में यहां पर मुस्लिम बहुत हैं, और हमने कहा था कि इनकी आबादी 30 से कहां है, 50% तक। इन जगहों पर मुरादाबाद, रामपुर में तो 50% से आबादी क्या है, ज्यादा है। दूसरा, यहां सिख बड़ी मात्रा में रहते हैं। अगर हम ऊधम सिंह नगर यानी उत्तराखंड का इलाका भी जोड़ लें, हरिद्वार का इलाका भी जोड़ लें, तो कहा जाता है कि मिनी पंजाब भी यहां पर रहता है। लेकिन जैसे हम इधर बढ़ेंगे वो मिनी पंजाब गायब होता हुआ दिखेगा। रहेंगे थोड़ी बहुत छिटपुट तौर पे, पर यहां पर सिख बहुत ही क्या है, कंसंट्रेटेड। इसी इलाके में बंगाली बड़ी मात्रा में रहते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बंगाली कम्युनिटी रहती है, और ढेर सारे काम विशेषकर हट वट बनाने के काम में और इस तरह के जरी वरी के काम में क्या है, लगी हुई। इस इलाके में पूरबिया लोग बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं। पूरबिया मतलब कुशीनगर और इस इलाके के लोग शिफ्ट होकर यहां आते। इसका रीजन भी हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले ही। हमने कहा था इधर की आर्थिक स्थिति अगर बेहतर है तो जाहिर बात है माइग्रेशन यहां से वहां होगा, उल्टा माइग्रेशन नहीं दिखाई देगा। पूरबिया के अलावा इस इलाके में स्थानीय लोग जो यहाँ के जैसे जनजाति हैं, थारू, बुक्सा, इस तरह की जनजातियां भी बड़ी मात्रा में क्या है, रहती। और आजकल पहाड़ी लोगों का माइग्रेशन, उत्तराखंड से लोग भी नीचे आकर मैदानों में बसना क्या हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। वो अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा रोजगार है, शिक्षा स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था है, तो वो भी माइग्रेट होके आ रहे हैं। तो ये जो वेस्ट तराई जोन है, ये एक तरह से क्या हो गया, एक मिनी नॉर्थ इंडिया। मिनी इंडिया लोग बोल देते हैं, पर हम कहेंगे नॉर्थ इंडिया का कहीं ना कहीं एक संगम यहां पर क्या होगा, दिखाई। ये जो मिनी इंडिया है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसने आपस में कोरिलेशन कैसे डेवलप किया, और क्यों हम कह रहे हैं कि रामपुर और पील, इस इलाके में शाहजहांपुर तक आप जाएंगे, यहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के बावजूद दंगे नहीं होते हैं। लेकिन बगल में हमने कहा मुरादाबाद से बगल में संभल जाएंगे, दंगों की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। बिजनौर के बगल में मेरठ जाएंगे, दंगों की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सहारनपुर के बगल जाएंगे मुजफ्फरनगर में, दंगों की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर सोशल स्ट्रक्चर एक है तो तराई में ऐसा क्या खास है, क्यों खास है, जो इन्हें औरों से क्या करता है, अलग करता है। इसके लिए वेस्ट तराई जोन की सामाजिक संरचना को हमें क्या करना होगा, समझना होगा। तो जरा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वेस्ट तराई जोन में पहले हम मुस्लिम कम्युनिटी को देखते हैं, और इससे यह भी समझ में आएगा कि आप क्यों कह रहे हैं कि इस इलाके में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ही क्या है, ज्यादा है। ये जो मुस्लिम समुदाय है यहां पर आना शुरू किया मध्यकाल, मिडाइवल पीरियड, और ये मध्यकाल की शुरुआत आप दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक देखेंगे। इसमें हुआ क्या, आप देखिए, दिल्ली सल्तनत का सेंटर कौन था, दिल्ली सेंटर जो था वो दिल्ली, और मुगल काल तक आते आते ही आगरा तक क्या हो गया, बैठ गया। हमने कहा था तराई की जो परिस्थितियां, भौगोलिक ज्योग्राफिकल पोजीशन होती है, वो हैबिटेट के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। क्यों,
उमस ज्यादा होती है उस इलाके में, जंगल ज्यादा होते हैं, तो आप खेती वेती करेंगे तो जाहिर बात है पशुओं वशुओं के द्वारा नुकसान होने के संकट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और उस इलाके में क्या है, वेटलैंड ज्यादा है, तो जाहिर बात है कि पानी का संकट हमेशा ज्यादातर क्या होता है वहां पर बना रहता है। अब दिल्ली में जब दिल्ली सल्तनत के लोग आए तो मेन कौन आए, तुर्क लोग। कौन लोग आए, टर्की लोग। ईरानी आए, पर्शियन लोग आए बड़ी मात्रा में। इनके साथ अरबी लोगों की संख्या भी बड़ी मात्रा में आई। इनके साथ अफगानी लोगों की भी बड़ी मात्रा में आई। हिस्ट्री वाले सर ने आप लोगों को डिटेल में बताया हो। ये लोग कौन थे, बाहरी लोग थे। ये लोग कहां से आए थे, बाहर से। और बाहर से आए थे और रूलिंग क्लास के थे, ये शासक है, ये कोई निचले लोग नहीं है, ये सेनापति हैं, लड़ाके हैं। तो शासक वर्ग को अगर भारत में बसना है तो इनको एक ही व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है, जिस व्यवस्था को आप कहते हैं जागीरदारी व्यवस्था। ये जागीरदारी व्यवस्था के अलावा उसको मुगल काल में मनसब कहो या इक्ता व्यवस्था कहो, नाम अलग दो, वो अलग मैटर है, वो हम हिस्ट्री की क्लास नहीं ले रहे हैं, तो नाम उनके अलग अलग हो सकते हैं, पर व्यवस्था कौन सी होगी, जमींदारी या क्या होगी, जागीरदारी। क्योंकि इन्हें अपनी सेना बनानी है और सेना के रख रखाव के लिए इनको पैसा चाहिए, और पैसे का एक ही सोर्स अभी थोड़ी देर पहले बताया था, भूमि कर, लैंड रेवेन्यू। आजकल की तरह जीएसटी और सर्विस टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स तो नहीं था, तो जाहिर बात है लैंड रेवेन्यू ही क्या है, सिस्टम। जाहिर बात है इन जागीरदारों को कहां जमीन दी जाएगी, क्या मेरठ में दे सकते हैं जहां पहले से ही जाट और राजपूतों की आबादी ज्यादा है, नहीं। आप इन्हें देंगे कहां, जहां पर लैंड खाली हो और जहां पर ये अपनी सेना को भी रख सकें और वहां पर आबादी को क्या कर सकें, बसा सकें। जाहिर बात है कि उन सटे वाले इलाकों में ही तराई क्षेत्र इनके लिए सबसे बेहतर क्या थी, संभावना थी। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बरेली रामपुर वाले इलाके को क्या कहते थे, क्या कहते थे, थोड़ी देर पहले बताया था, कटेहर क्षेत्र। वहां पर कटेहर राजपूत रहते थे, और कटेहर राजपूत चूंकि जंगलों में रहते थे तो गुरिल्ला वॉरफेयर से लड़ते थे, उनको दबाना भी था। तो जाहिर बात है इन क्षेत्रों में इन लोगों को लाकर क्या किया जाएगा, बसाया जाएगा, और इससे क्या होगा कि वो उन राजपूतों को कंट्रोल भी करेंगे और वहां पर शांत व्यवस्था करके अपनी सेना के लिए खाद और रसद का प्रबंध करेंगे और आगे चलकर मुगलों को क्या करेंगे, सहायता करेंगे। ये आइडिया कटेहर राजपूतों को दबाने का, जो बरेली रामपुर वाले इलाके में, मुरादाबाद शाहजहांपुर वाले इलाके में है, पहली बार अकबर के दिमाग में आया, पर इसे इंप्लीमेंट किया जिस शासक ने, नाम था उसका कौन सा, औरंगजेब। औरंगजेब ने अफगान का एक गांव है रोहेला, रोहेला, उन रोहेला के लाके अफगानियों को इस पूरे एरिया में क्या कर दिया, बिछा दिया। और उसी के नाम से बरेली वाले इलाके को आज भी हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, रोहेलखंड। वो आके अफगानी चारों तरफ क्या हो गए, फैल गए। उन्होंने कुछ लोकल लोगों को भर्ती किया, कुछ सल्तनत के लोगों को भर्ती किया और इस क्षेत्र में शांत स्थापित किया। पर शांत स्थापित करना तो उद्देश्य नहीं है, वहां पर आपको पैसा चाहिए, और पैसे के लिए लैंड रेवेन्यू अगर करना है तो उस इलाके में आपको खेती आदि की व्यवस्था क्या करनी होगी, करनी होगी। वो चाहे जंगलों को सफाई करके करिए या किसी भी मात्रा में करिए। तो जाहिर बात है इस इलाके में ये लोग यहां पर बसना क्या हो गए, शुरू हो। अब आप जानिए, एक बड़ा जागीरदार आता है उत्तर प्रदेश में, योगी जी हैं। तो योगी जी के नीचे जिले में भी तो छत्रप जिन्हें कहते, सामंत, कोई जिलाध्यक्ष बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, उसका एक ही तरीका है कि आप सरकार और सत्ता में क्या बन जाओ, भागीदार बन जाओ। सरकार और सत्ता में भागीदार बनने का एक बहुत अच्छा अवसर क्या होता है कि आप उनके धर्म और कम्युनिटी को क्या कर लो, स्वीकार कर लो। और हिंदू में चूंकि लिबरल थॉट बहुत था, तो उन लोगों ने क्या किया, जो लोकल जमींदार थे वो भी मुस्लिम धर्म में अपने को क्या क्या करने लगे, कन्वर्ट करने लगे। और उसका परिणाम हुआ कि जो डोमिनेंट कास्ट थी इस इलाके की, हमने पहले बताया था, एक थे कौन, जाट, और दूसरे कौन थे, राजपूत। आज भी आप मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से जितना बिजनौर तक बढ़ेंगे, आपको जाट मुस्लिम दिखेंगे और राजपूत क्या दिखेंगे, क्या दिखेंगे, मुस्लिम। वो आज भी कहते हैं हम जाट मुस्लिम हैं, वो ये नहीं कहते हम जाट हैं, वो लिखते हैं इरफान सोलंकी
सोलंकी कौन होते हैं? राजपूत होते हैं। वो लिखते हैं सलीम राव, राव कौन होते हैं? राजपूत होते हैं। तो क्या है, स्ट्रक्चर जो बनने लगा उसमें लोगों की भागीदारी क्या होने लगी? बढ़ने लगी। जब इनकी सत्ता यहां बन गई तो इस इलाके में फिर क्या हुआ, कुछ सूफी परंपराएं डेवलप हो गई और औरंगजेब के शासन में कुछ बलपूर्वक कुछ सूफियों ने क्या किया, निचले स्तर पर धर्मांतरण कर दिया। कुछ बलपूर्वक भी क्या हो गए, औरंगजेब ने क्या किया, मान लिया जाटों ने विद्रोह कर दिया मथुरा से लेकर पूरे इलाके में। तो जब विद्रोह करेंगे तो विद्रोह का दमन होता है, और दमन में कई बार धर्म क्या करता है, लोगों को मोबिलाइज्ड करने का सबसे बड़ा क्या होता है, साधन। जब बाबर को महाराणा प्रताप से लड़ना है तो वो जिहाद की बात करेगा, लेकिन बाबर को इब्राहिम लोदी से लड़ना है तो जिहाद की बात कैसे करोगे? यानी उनको लड़ना है एक शासक को दूसरे शासक से, पर कई बार जब धर्म अलग होता है तो जिहाद लोगों को मोबिलाइज्ड करने का क्या बन जाता है, माध्यम। जाहिर बात है इस इलाके में बड़ी संख्या में धर्मांतरण शुरू हुए, बाहरी लोग भी आए, और कुल मिलाकर यहां पर मुस्लिम आबादी 50% के आसपास क्या हो गई, पहुंच गई। इसका परिणाम उस इलाके में क्या हुआ कि दो तरह के मुस्लिम यहां पर आ गए। एक को कहते हैं अशरफ, बड़े मुसलमान। अशरफ में हमने कहा था शेख साहब हैं, सैयद साहब हैं, अफगान हैं, तुर्क हैं, बड़ी मात्रा में ये है। और दूसरा क्या है, अजलाफ, जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो क्या है, भारत के हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम। ज्यादातर अशरफ कौन है, लैंडलॉर्ड हैं, यानी क्या हैं, क्या हैं, जागीरदार। और ज्यादातर अजलाफ यहां पर कौन है, और इस अशरफ में से आप अगर जाट मुस्लिम, राजपूत मुस्लिमों को भी शामिल कर लें तो उनकी रूट्स कौन है, हिंदू धर्म। यद्यप धर्म उन्होंने क्या कर लिया है, किन्हीं कारणों से चेंज कर लिया। परिणाम क्या होगा, यहां पर मुस्लिम धर्म होते हुए भी हिंदू परंपराएं कम होंगी कि ज्यादा? ज्यादा। वो होली भी मनाएं, उन्हें हैं वो शेख साहब, पर होली मिलन समारोह भी हो रहा है वहां पर। दिवाली भी क्या हो रही है, मनाई जा रही है। रामनवमी का शिव जी की कहो बारात भी निकल रही है। यानी एक हार्मोनी यहां पर डेवलप होनी अपने आप नेचुरल तरीके से, लोगों ने पुरानी परंपराओं को क्या रखा, यहां पर जिंदा रखा। यह चीज मेरठ में नहीं हो पाएगी। क्यों? मेरठ में पहले से ही जाट और राजपूत हावी हैं, तो वो औरंगजेब का शुरू से रेजिस्टेंस करेंगे। तो औरंगजेब अगर धर्मांतरण बलपूर्वक जिहाद के नाम पर करेगा तो ये डोमिनेंट कास्ट उसको स्वीकार नहीं करेंगे। वो सूरजमल जाट हो या आगे चलकर कोई भी हो, तो जहां रेजिस्टेंस होगा वहां धार्मिक कट्टरता कम होगी कि ज्यादा? ज्यादा होगी। और जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा, तराई वाले इलाकों में, वहां पर धार्मिक कट्टरता क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वहां थारू जनजाति है या लोकल भी हैं, तो निचले स्तर के ओबीसी क्या है, किसान वहां पर ज्यादा है। तो मेरठ बिजनौर का मॉडल अलग दिखेगा, लेकिन जब आप रामपुर साइड जाएंगे, शाहजहांपुर तक जाएंगे, तो वही इलाकों में मुस्लिम स्ट्रक्चर ज्यादा सोशल हार्मोनी का दिखेगा। इसका एग्जांपल अभी भी मैं बता रहा हूं। शाहजहांपुर में नवाब की बारात निकलती है होली में। एक नवाब साहब बनाए जाते हैं, उनको जूतों की माला पहनाई जाती है, उनको गधे में बैठाया जाता है, और उन नवाब को लोग मारते हुए और हल्ला करते हुए पूरी होली का त्यौहार निकालते। उसे प्रशासन ने बंद करा दिया। क्यों? क्योंकि अब सोशल मीडिया के युग में ये हिंदू मुस्लिम कट्टरता का क्या बन जाएगा, कारण बन जाएगा। पर अगर आप शाहजहांपुर का लोकल स्ट्रक्चर देखें तो ये सोशल हार्मोनी का सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि नवाब हैं क्या हैं, एक ट्रेडिशन डेवलप हो गया जो आज तक क्या हो रहा है, चल रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बिजनौर और इस इलाकों में मात्रा अलग स्ट्रक्चर है, और रामपुर से शाहजहांपुर तक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट दिखाई देगा। मॉडल वहां पर क्या होगा, डिफरेंट दिखाई देगा। ये तो इस इलाकों में मुस्लिम कम्युनिटी का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम कंक्लूड करें, मुस्लिम वहां पर दो वर्ग हैं, अशरफ यानी शासक वर्ग और अजलाफ यानी वो, और इनके इंटरेस्ट भी अलग हैं। याद रखिएगा, एक अजलाफ के हित
निचले समुदाय के हिंदू जाति से ज्यादा मिले हुए हैं। हो सकता है ये भी इन्हीं के शोषण के क्या हो, शिकार हो। भाई आप अगर रहोगे और आप लैंडलॉर्ड हो और आपके खेत में मुसलमान ही काम कर रहा है, तो जाहिर बात है उसका आपका संघर्ष क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए हमने बताया था आजम खान का उदय हुआ है अजलाफों से। आपने देखा होगा उनके विरोध का एक ही आधार है, रामपुर के नवाब का क्या करना, विरोध करना। ये जो अशरफों का विरोध किया, आजम खान खुद पठान है पर उन्होंने नेतृत्व किसका किया, अजलाफों का। और उन्होंने अजलाफों का नेतृत्व किया तो एक चीज और भी है, रामपुर के नवाब का तिलक कौन लगाता है, हिंदू ब्राह्मण। जब उनका राज्याभिषेक होता है तो तिलक कौन लगाता था, और आपको पता है हिंदू उनका तिलक लगाता कौन था, मुरली मनोहर जोशी के पिताजी। मुरली मनोहर जोशी कौन है, भाजपा के सबसे बड़े नेता। उनके पिताजी रामपुर के नवाब का राज्याभिषेक तिलक लगाकर करते थे। तो जरा आजम खान साहब की मानसिकता समझिए, आगे चलकर उन्हें अशरफों का विरोध करना है, और अशरफ यहां क्या कर रहे हैं इस इलाके में, हिंदू मुस्लिम हार्मोनी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो वो अजलाफों को मोबिलाइज कैसे करेंगे कि ये काफिर लोग हैं, इनके अगेंस्ट में हमको क्या करना है, खड़ा होना। और इस अंतर विरोध को वो धार्मिक कट्टरता में क्या कर देंगे, बदल देंगे। इसीलिए सपा में धार्मिक रूप से सबसे कट्टर लोगों में आजम खान का नाम क्या होता है, आता है। तो जो सोशल हार्मोनी है इस समुदाय में इस रूप में क्या होगी, कहीं ना कहीं देखिए। तो सोशल हार्मोनी का ये जो स्ट्रक्चर है वेस्ट यूपी में है, तराई में थोड़ा सा ज्यादा होगा, हो सकता है यहां थोड़ा सा क्या हो, कम। इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा कि बागपत वाले इलाके में एक बार मुस्लिम जाट और हिंदू, मुस्लिम जाट जिन्हें मूले जाट भी कहते हैं, उन लोगों ने अलग अलग खाप पंचायतें की। ये इंटरेस्टिंग कहानी है जो आपको जाननी चाहिए। मुस्लिम जाटों ने और अलग अलग और हिंदू जाटों ने किया, और उन्हें ये कहा कि हम लोग पुराने लोग जिनके मूल एक हैं, ओरिजिन एक है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम लोग एक हो जाएं, एक इकाई बन जाए। इसमें प्रॉब्लम देखिए क्या फंसा, इससे आपको समझ में आएगा कि सामाजिक संरचनाएं जटिल क्यों होती। हिंदू जाटों ने कहा यह अच्छा तरीका है, प्रस्ताव अपनी तरफ से क्या रखा कि ऐसा करो, फ्यूचर में, भविष्य में तुम्हारी लड़कियों की शादी हमारे लड़कों से हो। तो मुस्लिम जाटों ने कहा और तुम्हारी लड़कियों की शादी क्या होगी, कहा नहीं, तुम्हारी लड़कियों को तो हम अडॉप्ट करेंगे पर अपनी लड़कियों को हम नहीं भेजेंगे। आप बताइए, कृषि समाज में हमने कहा दो ही चीज आपकी वेल्थ की और आपकी प्रेस्टीज और सम्मान की निशानी होती है, भूमि और स्त्री। वो भूमि से समझौता नहीं कर सकते और अपनी स्त्री से समझौता नहीं कर सकते। और अगर आप मुसलमानों से कहेंगे तुम अपनी लड़कियां दो, हम अपनी लड़कियां नहीं देंगे, तो क्या आगे कोई एकता बन पाएगी, नहीं। इस तरह की समस्याएं कई बार जटिलताओं को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती। थोड़ा ब्रिटिश काल की भी बात कर लें, आगे चलकर यह भी काम आएगा आपको समझने। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था ब्रिटिश काल में दो तरह की धाराएं थी। एक था एंटी ब्रिटिश थी मूवमेंट था, और एक कुछ लोग थे जो प्रो ब्रिटिश थे। डिटेल में थोड़ा बहुत बता चुके हैं जब वेस्ट यूपी पढ़ा रहे थे, अब वेस्ट यूपी डिटेल में नहीं तो हमको समराइज करके बता रहे। प्रो ब्रिटिश आंदोलन में सबसे बड़ा आंदोलन इधर कौन सा डेवलप हो रहा था, अड़ीगल आंदोलन। और इसको समर्थन किसका था, जमींदारों और लैंडलॉर्ड्स का इसका क्या था, समर्थन। तो लैंडलॉर्ड्स आप बताइए पूरब में ज्यादा है कि पश्चिम में मुस्लिम ज्यादा है, पश्चिम में क्या है, ज्यादा। बताया था स्ट्रक्चर, उसका रीजन था कि पूरब में तो लैंडलॉर्ड है ही नहीं। तो जाहिर बात है कि अलीगढ़ आंदोलन को सबसे ज्यादा पश्चिम के, पूरब में क्या होगा, सीतापुर के, महमूदाबाद के नवाब भी कर देंगे, थोड़ा बहुत उधर भी अवध में भी कर देंगे, पर जितना आप पूरब की तरफ बढ़ते जाएंगे ऐसी संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ज्यादातर लोग अलीगढ़ आंदोलन के क्या होंगे, समर्थक। यही अलीगढ़ आंदोलन आगे चलकर हमने कहा था प्रो पाकिस्तान मूवमेंट में क्या होगा, विकसित होगा। और प्रो पाकिस्तान का आधार ही क्या होगा, हम लोग बाहर से जो आए हैं अशरफ लोग, वो शासक हैं। लोकतंत्र क्या होगा, बहुमत का शासन है, मेजॉरिटी रूल है। तो उन्होंने कहा 800 साल तक जिन कायर हिंदुओं पर हमने शासन किया है, अब हम उनके अधीन नहीं रहेंगे, तो हमारा अलग देश चाहिए। इस थॉट को बढ़ाने वाले लोगों में ब्रिटिश लोग ने इस
थॉट प्रोसेस को इवॉल्व किया और कैसे सर सैयद अहमद खान उसके क्या हो गए, शिकार हो गए। मैंने एग्जाम्पल दिया था, वही सर सैयद अहमद खान जो कुछ समय तक क्या कहते थे, और वो कहां थे, बिजनौर के नवाब के यहां नायब तहसीलदार की सरकारी नौकर थे, ब्रिटिश काल से जुड़े हुए थे। उन्होंने जो क्या कहते थे पहले कि हिंदू और मुस्लिम एक नवयुवती की दो आंखें हैं और दोनों में एक आंख भी खराब हो जाए तो उस नवयुवती की सुंदरता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वही सर सैयद अहमद खान आगे चलकर क्या कहने लगे कि दोनों कौमों का एक साथ रहना संभव नहीं। तो कभी सांप्रदायिकता पर बात करेंगे तो उस मुद्दे को अलग करेंगे। एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में जरा था, वहाबी आंदोलन इस एरिया में विकसित हुआ, देवबंद आंदोलन इस विकसित हुआ इसी एरिया में। हमने कहा था सैयद अहमद बरेलवी भले रायबरेली के हों, पर उनका एरिया मुख्यतः कौन था, पंजाब से लेकर ये पश्चिम वाला इलाका था, और देवबंद तो सहारनपुर का इलाका ही है जहां पर ये देवबंद विकसित हुआ। ये एंटी ब्रिटिश था, पर इसकी खास बात क्या था, ये शुद्धि से जुड़ा हुआ था, प्योरिटी वाले आंदोलन से जुड़ा हुआ। प्योरिटी का मतलब क्या है कि जो इस्लाम और कुरान की मूल परंपराएं हैं वो हिंदुओं और काफिरों के साथ मेल जोल से दूषित हो गई हैं। पॉल्यूटेड का कॉन्सेप्ट, पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया, तो हमें पुरानी जैसे दरगाह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दरगाह की परंपरा मूल कुरान की परंपरा के क्या है, अगेंस्ट है। जबकि सूफी क्या करता था, हिंदू मुस्लिम के बीच ब्रिज का काम करता था। तो इन लोगों ने मूवमेंट क्या शुरू किया, प्योरिटी वाला। तो भले ही ये एंटी ब्रिटिश हो और भले ही देवबंद कांग्रेस का समर्थक भी हो, लेकिन निचले स्तर पर यह क्या करता, कम्युनल सेंस को डेवलप करता था, क्योंकि वो उस सोशल हार्मोनी के अगेंस्ट था जहां हिंदू मुस्लिम क्या होते हैं, एक होते हैं। तो जाहिर बात है शुद्धि, और इसी के अगेंस्ट में आर्य समाज ने क्या था, शुद्धि और संगठन का आंदोलन क्या किया था, शुरू किया। तो ये जो प्योरिटी वाले आंदोलन थे, ये कम्युनल थॉट प्रोसेस को अपने आप ही कहीं ना कहीं क्या कर देते थे, डेवलप कर देते थे। और अलीगढ़ आंदोलन जो कट्टरता की बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये मेजॉरिटिज्म और वर्सेस माइनॉरिटिज्म की बात कर रहा है, अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद की बात कर रहा है। ये भी कहीं ना कहीं कम्युनल थॉट प्रोसेस को क्या कर रहा है, वॉल्व कर। अब इसी देवबंद के अगेंस्ट में इस तराई इलाकों में एक बरेलवी संप्रदाय विकसित हुआ, अहमद रजा खान का। अब जरा देखिए दोनों में कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है। देवबंद प्योरिटी की बात करता है, तो उसमें मैंने कहा था जाट राजपूत, जाट मुस्लिम जिन्हें क्या कहते थे, मूले जाट, और राजपूत मुस्लिम जिन्हें रांगड़ क्या कहते थे, रांगड़। ये दोनों जो समुदाय हैं, इनकी मूल संस्कृति तो हिंदू वाली है, भले धर्म अलग हो। इनको क्या शुद्धि आंदोलन में जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो जाहिर बात है इन लोगों ने किसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, बरेलवी संप्रदाय को। बरेलवी संप्रदाय निचले स्तर पर संस्कृतियों का विरोध नहीं कर रहा है, पर ऊपरी स्तर पर वो कहता है हिंदुओं से अलग रहो। जरा देखिए बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हिंदू समुदाय से अलग होने की बात करता है, वो भी अलीगढ़ आंदोलन की तरह प्रो पाकिस्तानी है। वो कहता है पाकिस्तान आंदोलन सही है, हम हिंदुओं के अंदर नहीं रहेंगे। पर निचले स्तर पर वो कहता है कि प्योरिटी वाले आंदोलन की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जो परंपरा संस्कृतियां हैं उसको चलने देना चाहिए। थोड़ा सॉफ्ट, देवबंद थोड़ा इसीलिए हार्ड माना जाता है, क्योंकि वो प्योरिटी, जो भी प्योरिटी की बात करेगा वो हार्ड हो जाएगा। और बरेलवी इस समुदाय में उस एकता में कहीं बहुत विरोध उत्पन्न नहीं कर रहा है। ये अलग बात है कि 2014 के बाद अब बरेलवी संप्रदाय, मैंने कहा था 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी तो सहारनपुर और मुरादाबाद इलाकों में दंगे शुरू हो गए, पर बरेली में मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला। वो कैंडल मार्च जो आज परंपरा है, 1992 में ये बहुत बड़ी बात थी। उसका रीजन था कि बरेलवी संप्रदाय की इसमें भूमिका क्या थी, ज्यादा। यानी कुल मिलाकर जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग समय पर बदला, और आगे चलकर हम लोग बात करेंगे और पहले बता भी चुके हैं। 1987 का हाशिमपुरा दंगा, 1980 का मुरादाबाद दंगा, 1992 का बाबरी मस्जिद, 2002 का गोधरा और 2013 का मुजफ्फरनगर। ये जो यात्रा है 1980 से 2013 तक की,
और उसके बाद 2004 में भाजपा का राइज जो है, सोशल मीडिया का जो इंपैक्ट है, इन्होंने मिलाकर वो जो बीच की हारमोनी थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने क्या कर दिए हैं, शुरू कर दिए। और कट्टरता दोनों समुदायों में लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये तो क्या था इस इलाके का मसला। अब थोड़ा सिखों और बंगालियों की भी बात कर लें। इस इलाके में क्या है, ये इलाका देखिए पंजाब से सटा हुआ है। देहरादून और सहारनपुर के बगल में क्या है, पंजाब वाला, तो ऐसे ही पंजाब से सटा हुआ। 1947 में बहुत बड़ी मात्रा में यहां शरणार्थी यानी रेफ्यूजी आए, बड़ी मात्रा में इन्फ्लक्स करके, इधर से भी आए दिल्ली और उधर से भी क्या हुए, इन्फ्लक्स करके आए। और शरणार्थियों को जमीन की भूख है, क्योंकि सिख ज्यादा है और सिख कम्युनिटी कौन है, जो कृषक है। तो उसके लिए मेरठ बिजनौर में जगह नहीं है, उसके लिए गहरे तराई इलाके में जगह है, गहरे तराई में, क्योंकि वहां जमीन मिलना बहुत ही क्या है, आसान है, सस्ती जमीन है जहां पर वो खेती किसानी कर सकते। पहले शरणार्थी आए और उन शरणार्थियों के हिसाब से जमीन की प्राइस बहुत कम थी, नगण्य थी। तो और लोग भी पीछे से आना क्या हुए, शुरू हुए, उन्हीं के पीछे फॉलो करके क्या हुए, और लोग भी आए। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब करजन ने पंजाब के इलाकों में ढेर सारी सिंचाई के साधन विकसित कर दिए, तो वहां पर, और नहरें विकसित कर दी, तो वहां प्राइस जमीन की पंजाब में क्या हो गई, बढ़ गई। तो जो पंजाब का सांप्रदायिक दंगा है, आपको पता है वो आर्थिक रीजन से, जितने ब्याज पर काम करने वाले साहूकार थे वो हिंदू थे, और मुसलमान कौन थे, कृषक थे। और वहां चूंकि प्राइस बढ़ गई, तो वो लैंड जब बारोइंग करते थे किसान उनसे, तो जब वो पैसा नहीं अदा कर पाते थे तो उनकी जमीन अपने नाम लिखा लेते। ये मूल कारण था पंजाब में सांप्रदायिकता के क्या है, विकसित होने का, क्योंकि उनको लगा कि हिंदू धर्म वाले उनका जमीन क्या कर रहे हैं, कब्जा कर। और वहां अगर जिन्ना जैसा कोई व्यक्ति इसे समझाएगा तो लोगों को आसानी से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। पर यह इलाका तो खाली था। तो खैर, दंगों के बाद इस इलाकों में बहुत से सिख शरणार्थी आए और उसके पीछे और लोग आए, और जैसे जमीन सस्ती दिखने लगी तो बड़ा फ्लक्स आया। आज भी अगर आप ऊधम सिंह नगर में जाएं, बाजपुर वाला, मुरादाबाद के बगल में बाजपुर इलाका है, या रुद्रपुर वाला इलाका है, या लखीमपुर तक का इलाका है, ये मिनी पंजाब का क्या है, इलाका है। सिख क्या लेकर आए थे, जरा सोचिए। शरणार्थी जब आता है तो उसकी यादें साथ में आती, और कहते हैं कि एक होता है प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, ये आपके दुख को भुला देता है। बाढ़ में मेरा घर नष्ट हो गया तो मैं फिर से बनाऊंगा, मुझे लगेगा चलो ईश्वर अल्लाह जिसकी थी उसकी थी। पर एक ह्यूमन मेड डिजास्टर होता है, मानवीय आपदा होता है, और इसकी टीस हम कभी भूलते नहीं, जड़ों में हमारी घुसा रहता है। क्योंकि जब दंगे होते हैं तो दंगों में केवल धन नहीं जाता है, धन वेल्थ तो छोटा सा हिस्सा है, सबसे जाता जाता है मान, रिस्पेक्ट। मेरे सामने मेरी पत्नी का कोई बलात्कार कर दे तो मैं उसे कभी भूलूंगा नहीं। याद रखिएगा, ये दोनों साइड हो रहा है। पर हमारे यहां के मुस्लिम तो कहां चले गए, पाकिस्तान में, तो वो वहां कट्टरता बढ़ाएंगे, लेकिन वहां वाले जो यहां आए हों यहां कट्टरता बढ़ाएंगे। तो सिख कम्युनिटी, उसके मन में वो यादें कहीं ना कहीं क्या थी, बनी हुई। और ये चूंकि कृषि थे, हट्टे कट्टे लोग थे, तो ये इस इलाके में वर्चस्व वाली बात क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। पर जब 1984 का दंगा होगा तो जो सिख कम्युनिटी एक तरह से हिंदू पिछड़े तबकों के लिए सरदार था, सरदार मतलब क्या होता है, लीडर, उसके मन में भी कम्युनल दरारें क्या होंगी, उत्पन्न होंगी। और ये इलाका जो पूरा है, ये खालिस्तान मूवमेंट का सबसे बड़ा क्या बन जाएगा, केंद्र। 1984 से और 94-95 तक यहां पर खालिस्तानी मूवमेंट अपने पीक पर दिखाई देगा। और जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट को पंजाब में डेवलप करने की बात फिर से कर रहे हैं रणनीतिक तौर पर, यह इलाका उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के लिए बहुत सेंसिटिव जोन फिर से क्या हो रहा है, बन रहा है। अभी किसान के जब समस्याएं आई थी तो इस इलाके में प्रॉब्लम अचानक बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, बढ़ गई। तो लॉ एंड ऑर्डर में आपको इस इलाके को बहुत ध्यान में क्या करना है, रखना है। तीसरा इलाका, तीसरी कम्युनिटी जो इस इलाके में आई वो है बंगाली।
और ये बंगाली मुख्यतः 1971 वॉर के बाद आए, शरणार्थी बन के, रेफ्यूजी बन के, और छोटे छोटे ब्लॉक्स में पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, हर जगह ब्लॉक्स बनाकर बेचारे यहां रहने लगे और अपने साथ बंगाल का ट्रेडिशन लेकर आए और बंगाल का हैंडीक्राफ्ट या इस तरह की चीजों को लेकर आए और आज भी इस इलाके को डेवलप करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इनकी अपनी समस्याएं हैं, जमीन का मामला है, भूमि का, लैंड रेवेन्यू का मामला है, इनको नागरिकता का मामला है। आज भी बहुत सी बंगाली कम्युनिटी के लोगों को नागरिकता का मामला सुलझा नहीं है। सी और एनआरसी में यह मुद्दा फिर से उभर कर क्या हुआ था, सामने आया था। और चौथी कम्युनिटी इस इलाके की है पूरबिया लोगों। हमने आपको बताया था कि जितना पूरब में बढ़ेंगे डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, जनसंख्या घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। रीजन क्या था, महाजनपद और मगध साम्राज्य से उस इलाके का विकास बहुत ही क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो जब 1947 में देश आजाद हुआ तो गोविंद वल्लभ पंत जो पहले चीफ मिनिस्टर बने स्वतंत्र भारत के, उन्होंने क्या किया, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, जैसे आपने सुना होगा बलिया 1942 में बहुत बड़ा क्या था, सेंटर था, याद है, चित्तू पांडे और इस तरह के लोग। तो बलिया, देवरिया, आजमगढ़ के पूरब के लोग जो फ्रीडम फाइटर थे, उनको इस इलाके में 15 से 35 एकड़ लैंड क्या किया गया, सरकार की तरफ से दिया गया। तो जो आदमी पूरब में आधा एकड़, 1 एकड़ का मालिक था, यहां पर 15 से 35 एकड़ मिला। यहां लाइफ टफ थी, मच्छर, मलेरिया, बीमारियां बहुत ज्यादा थी। उसके बावजूद ये आकर चूंकि इनके पास खेती मिल गई तो ये याद स्ट्रगल कर कर रहने लगे और ये अपने साथ क्या हुए, निम्न जातियों और बाकी लोगों को खेतों में काम कराने लाने लगे। और जब लैंड सस्ती हुई तो अब बाकी लोगों ने भी जमीन वहां बेचकर यहां खरीदना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो पूरबिया लोगों की संख्या भी क्या हो गई है, यहां बढ़ गई। इसीलिए इस इलाके में, तराई के इलाकों में, एक लोकल बनाम बाहरी का विवाद भी बहुत बार चलता है, क्योंकि पूरबिया हैं तो बाहरी और अपनी संस्कृति को, छठ का त्योहार मनाते हैं, और बाकी तो कई बार इस इलाके में ये भी छोटे मोटे स्ट्रगल यहां पर देखने को क्या होते हैं, मिलते हैं। तो ये सोशल हार्मोनी और एक मिनी इंडिया का क्या है, स्वरूप है, और इसी कारण से यहां पर स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर अलग है। तो जाहिर बात है इस इलाके की पॉलिटिक्स भी औरों से क्या होगी, अलग होगी। पर उससे पहले ईस्ट तराई जोन का भी सोशल स्ट्रक्चर हम लोग क्या कर लें, लखीमपुर के आगे क्या समाज है, कैसा समाज है, ये भी हम लोग देख लें।